टू आवर यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न फ्रॉम होम। दिस इज़ धीरेंद्र तिवारी। सो फ्रेंड्स, हम डिस्कस कर रहे हैं मास्टर ऑफ आर्ट्स हिस्ट्री के लिए इग्नू। तो फिर हम इसमें डिस्कस कर रहे थे MHI 01। MHI 01 में पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि किस तरह से मानव का क्रमिक विकास हुआ है और किस तरह से कैसे कैसे वो प्राचीन आदिम से लेके होमोसेपियंस तक बने, उसको हमने देखा था। अब हम बात करेंगे कि शिकारी संग्रहकर्ता संस्कृतियों का अध्ययन, जिसमें हम अध्ययन के प्रमुख क्षेत्र और उनका काल विभाजन मतलब समय विभाजन देखेंगे कि कहाँ किस टाइम पे कौन से तरह के लोग रहते थे। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए हम इसमें देखते हैं कि चूँकि यहाँ पे बताया जा रहा है कि अध्ययन के प्रमुख क्षेत्र कि जब अध्ययन किया जाता है तो उसके मुख्य क्षेत्र क्या थे। आखिर जब हम हिस्ट्री पढ़ रहे थे या हम मानव का विकास पढ़ रहे थे तो उसमें मुख्य क्षेत्र क्या क्या हैं। तो सबसे पहले है कि होमो हेबिलिस से लेकर आदिम मानव तक की विभिन्न प्रजातियों की भौतिक और शारीरिक विशेषता, जिसको हमने अभी पिछले लेक्चर में हमने पढ़ लिया था। अब इसमें हम देखेंगे कि आगे है शिकारी संग्रहकर्ता मानवों के इस पृथ्वी पर रहने के क्षेत्र, ये हम अभी डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद प्राप्य भोजन और जीवन यापन के लिए से प्राप्त करने का तरीका क्या ये हम देखेंगे इसमें। उसके बाद हम देखेंगे कि 30 लाख वर्षों से उनके औजारों में किस प्रकार परिवर्तन हुआ, वो हम देखेंगे। उसके बाद क्रमिक विकास और विकास के किस चरण में उन्होंने आग की खोज की, उसका लाभ क्या था, उसका उपयोग क्या किया, ये हम देखेंगे। उसके बाद सामाजिक संगठन, उनकी प्रकृति क्या थी, सामाजिक आदान प्रदान होता था या नहीं, संरचना संचार व्यवस्था कैसी थी, समूह के भीतर और बाहर के संचार के तरीके क्या थे, मृतक के संस्कार किस तरह से किए जाते थे, कला थी या नहीं थी, वगैरह वगैरह हम इस पर डिस्कस करेंगे। तो मेन अभी हम जो बात कर रहे हैं वो ये है कि काल निर्धारण का प्रश्न, कि कौन सी जो प्रजाति पाई जाती थी वो कहाँ पे पाई जाती थी और किस समय पाई जाती थी, उसकी हम बात करेंगे। तो स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि कलानुक्रम की दृष्टि से शिकार और संग्रहण संस्कृति की अवधि अपेक्षाकृत लंबी है, लगभग 25 लाख वर्ष इसमें है। हम इस पे ये बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, इसमें बस ये दिखाने की कोशिश की गई है कि प्राग ऐतिहासिक काल सबसे बड़ा माना जाता है, जिसको हम पाषाण युग कहते हैं, जो लगभग 98% से ज़्यादा है, उसको प्राग ऐतिहासिक कहा जाता है। क्योंकि उसका कोई लिखित दस्तावेज या स्रोत उपलब्ध नहीं है, इसलिए इसको 2 रूपों में बदला जाता है, पुरा पाषाण और नवपाषाण। तो पुरा मतलब पुराना और नौ मतलब नया, ठीक है। पैलोलिथिक और नियोलिथिक। पैलियो का मतलब होता है पुराना, लिथिक का मतलब होता है पत्थर। तो इसके हिसाब से इसमें है आगे, ये इसमें ऐसी चीज़ें दी गई हैं जो आगे भी हैं, इसलिए मैं इसको नहीं बता रहा हूँ। हम यहाँ पे शुरू करेंगे। मेन ये है, यहाँ कहा जा रहा है कि आदिमानव का अस्तित्व लगभग 2 से 6 मिलियन वर्षों से रहा है या उससे पहले से रहा है। यह मुख्य रूप से अफ्रीका, यूथोपिया, कीनिया, तंजानिया और एशिया के कुछ हिस्सों में फैले हुए थे। इनके साथ साथ कुछ अधिक विकसित आदि मानव प्रजातियाँ भी थी, जैसे हीमो इरेक्टस कहा जाता था। अब हमने जो पिछले लेक्चर में पढ़ा था वही हम बात कर रहे हैं कि 150 मिलियन वर्ष पूर्व हीमो इरेक्टस का क्या कह सकते हो आप, अस्तित्व आ गया था। तो वही चीज़ हम इसमें वो कह रहे हैं। अब हम बता रहे हैं कि हीमो इरेक्टस की जो मौजूदगी थी वो व्यापक क्षेत्र में थी, जैसे यूरोप में भी थी, यूरोप, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, पूर्वी यूरोप, अफ्रीका में तंजानिया, यूथोपिया, कीनिया, एशिया में भारत, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, इजराइल, ईरान, फिलीपींस, चीन, इस जगह पे मतलब इन सारी जगहों पे उसके प्रमाण मिलते हैं। ओके फ्रेंड्स, इस काल को निचला या आरंभिक पुरा पाषाण युग भी कह सकते हैं। अब देखिए, लंबे समय तक जब हम होमो इरेक्टस अलग अलग इलाकों में रह रहे थे, उस समय दूसरे हिस्सों की कुछ उपजातियां भी विकसित होनी शुरू हो गई। अब यही बात हो रही है कि चूँकि हर जगह पे सभ्यता तो विकसित होती रही होगी, मनुष्य विकसित होते रहे होंगे, तो कुछ जगहों पे होमो इरेक्टस थे, तो बाकी जगहों पे भी कुछ प्रजातियां विकसित हो रही थी। हम उनके बारे में भी यहाँ देखेंगे। इसमें क्या था, ये होमो सेपियंस की विविध प्रजातियाँ थी। इसमें होमो सेपियंस जो हमने पढ़ा था, निएंडरथैलेनिस थे, वो भी थी, और ये सबसे ज़्यादा और सबसे व्यापक क्षेत्रों में फैले हुए थे। ये लगभग यूरोप के सभी हिस्सों में पाए गए हैं। अब देखिए, हमने क्या बात की थी कि इसमें हम यही पढ़ेंगे कि कौन सी प्रजातियां थीं और उनका कालक्रम क्या था। तो हम यहाँ देखेंगे कि निएंडरथैलेनिस जो थे वो सबसे ज़्यादा व्यापक क्षेत्र में फैले गए थे। इनके कई और रूप, चाल
लाख वर्ष पहले भी मिलते हैं। हालांकि वही बात कर रहा है कि निएंडरथल 2,30,000 साल पहले स्पष्टता से दिखने लगते हैं और 1 लाख वर्ष से लेकर 4 लाख वर्ष तक उनकी एक सीधी स्थित वंश परंपरा दिखाई देती है। अब वही बात हो रही है कि परंतु 4 लाख वर्ष से लेकर 1 लाख वर्ष तक कई प्रकार की अन्य प्रजातियां देखने को मिलती हैं जिमो इरेक्टस जिनमें हीमो इरेक्टस और लिएंथर की विशेषताएं पाई गई हैं। ओके फ्रेंड्स, ये अलग अलग स्थानों पर पाई जाती हैं, परंतु 1 लाख वर्ष के सभी क्षेत्रों में एक खास प्रकार के निएंडरथल पाए जाते हैं। ये ठिगने और गठीले होते थे, इनकी ठुड्डियाँ चिपकी हुई होती थी, भौहें स्पष्ट होती थी, ललाट छोटे होते थे और कपाल की क्षमता लगभग 1450 सीसी की होती थी। अब हम आगे देखते हैं कि मध्य पूरा पाषाण युग में उनकी संस्कृतियाँ फल फूल रही थी और उनकी प्रौद्योगिकी को स्टेरियन इसलिए कहा जाता था क्योंकि दक्षिण फ्रांस में मॉन्टियर एक जगह है, आज भी है, उसी के नाम पड़ा था क्योंकि वहीं पे औजार उसके सबसे पहले प्राप्त हुए थे, तो उनकी प्रौद्योगिकी का नाम भी इन्होंने माउंटेरियन रख दिया। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद हम कह रहे हैं कि निएंडरथल, चूँकि निएंडरथल की ये हमेशा इसमें बहुत ज़्यादा बात हो रही है, इसका रीज़न ये है कि उस समय निएंडरथल बहुत बड़ी प्रजाति मानी जाती थी और बहुत विस्तारित रूप से ये पाए जाते थे। चूँकि अब यहाँ पे देखेंगे आप, एक सेकेंड फ्रेंड्स, चलिए, तो हम यहाँ देखते हैं कि वो कहाँ कहाँ पे पाए जाते थे। उत्तरी अफ्रीका में उत्तरी सहेल, सहारा, नील घाटी, भूमध्य सागर, अटलांटिक तट। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो आप ये कर सकते हैं कि जो ये निएंडरथल थे वो कहाँ कहाँ पे पाए जाते थे, उनके सामने ये लिख सकते हैं आप। दक्षिण अफ्रीका में मलावी, जाम्बिया, जारा। देखिए, नाम याद करने की आपको कतई ज़रूरत नहीं है, अगर आपको लिखना है तो आप कुछ राज्य के नाम लिख देंगे अफ्रीका के, एशिया के, तो यूरोप के जर्मनी, फ्रांस, ईरान, इराक, स्पेन, रूस, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, यूनान, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, इंडोनेशिया, फिलीपींस, श्रीलंका, मतलब लगभग हर प्रायद्वीप में ये हर जगह पे पाए गए हैं इनके संकेत। तो आपको बहुत लोड लेने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे नाम याद रखना है या नहीं रखना है, क्योंकि आप जो भी लिख देंगे उसमें वो सब सही माना जाएगा। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद हम बात करेंगे 40,000 से 35,000 वर्ष के आसपास होमो सेपियंस निएंडरथलिस्ट ने होमो सेपियंस के लिए राह बनाई। क्योंकि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि 35,000 वर्ष के आसपास ये जो निएंडरथल थे वो उनकी प्रजाति पूरी तरह से नष्ट हो गई, उसके बाद उनकी कोई वंशज अभी तक नहीं मिले हैं। तो ऐसा क्यों हुआ है इसके बारे में हम बाद में देखेंगे। तो कह रहा है कि वहीं से होमो सेपियंस जो आधुनिक मानव हैं उनमें बदलाव देखने को मिला। उनकी शारीरिक बनावट, कपाल क्षमता, चेहरे की बनावट, आकार आधुनिक मानव की तरह था। आधुनिक मानव का पहला कंकाल दक्षिण फ्रांसी के समीप प्राप्त हुआ था। जिस पत्थर की गुफा के नीचे यह पाया गया था उसी के नाम पर इसका नाम रखा गया, क्रो मैग्नन। ओके फ्रेंड्स, विद्वानों ने इसे लेकर बहुत बहस चली थी कि यह आधुनिक मानव कहाँ अवतरित हुआ वगैरह वगैरह, पर मेन माना जाता है कि वो अफ्रीका में ही रहा होगा। ओके फ्रेंड्स, यहाँ देखिए, वही था कि अफ्रीका में इनका विकास हुआ था, अफ्रीका में हुआ। निएंडरथल का अचानक लुप्त हो जाना भी एक जटिल प्रश्न है। क्या, अब वही कह रहा है कि कैसे ये विलुप्त हो गया, क्योंकि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि सडनली ये ख़त्म हो गए और इनका कोई भी वंशज आज नहीं दिखता। तो वही बात हो रही कि क्या इनके बड़े पैमाने पर आवागमन और आदान प्रदान से होमो सेपियंस का उदय हुआ, क्या हिंसात्मक झड़प के परिणामस्वरूप ये समाप्त हो गए, या अब यहाँ कह रहा है कि यूगोस्लाविया में कैंपिया, यूनान में पेट्रोलोना और उनके सबसे महत्वपूर्ण फिलिस्तीन की 6 गुफाएं जिसे जिंतिया, ताबून, स्खल, जावेल, कापेल से प्राप्त कंदवालों से पता चलता है कि निएंडरथल और सेपियंस एक साथ रहने लगे थे। अब देखिए, यहाँ पे समझने की बात है कि दोनों जब एक साथ रहने लगे थे, परंतु हिंसात्मक कार्रवाई की कोई भी झलक या प्रमाण नहीं मिलता है। और ये माना जाता है कि ये जो बदलाव था, ये जो निएंडरथल थे वो होमो सेपियंस, प्लीज़ आप प्रोनाउंसिएशन पे वो मत कीजिएगा अगर प्रोनाउंसिएशन गलत, क्योंकि हम देखते हैं कि वो कह रहे हैं कि दोनों साथ में रहने लगे थे। होमो जो निएंडरथल थे, मैं ये कह रहा था कि अगर प्रोनाउंसिएशन आपको, ये नाम जो हैं, क्योंकि ये नाम थोड़े से साइंटिफिक हैं तो इसलिए प्रोनाउंसिएशन में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, तो प्लीज़ आप देख लीजिएगा इनको।
तो नियंदरथल जो थे वो और जो होमो सेपियंस थे वो साथ में रहने लगे थे। साथ में रहने की वजह से अब ये कहा जा रहा है कि उनके बीच में मतलब फिजिकल रिलेशंस बने थे, या उनके साथ जब रहने लगते हैं तो एक जीन दूसरे जीन पे हावी होने लगता है। तो ऐसा हुआ होगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि यह बदलाव काफ़ी सहज प्रतीत होता है। संभवतः बड़े पैमाने पर होने वाले देशांतरण और विभिन्न प्रजातियों के बीच स्थापित यौन संबंध के कारण नियंदरथल थे उनके जीन समाप्त हो गए। क्योंकि ये पता है कि भौगोलिक चीज़ों की वजह से भी जीन्स पे इफेक्ट पड़ता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये पूरा पाषाण युग के अंतिम चरण का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो लगभग 12,000 वर्षों तक कायम रही और इसके बाद 9 पाषाण युगीन संस्कृति सामने आई। ओके, उसके बाद इस चरण को समस्त उच्च या उच्च उत्तर पूरा पाषाण युग कहा जाता है। अब इस चरण के भीतर कुछ और भी प्रजातियां थी, या पूरा पाषाण युग में कुछ इस चरण बताए गए हैं। देखिए, इसको जानने की ज़रूरत नहीं है, मेन यही था। अगर चरण की बात कर रहे हैं तो इसमें कुछ और भी थे, जैसे ऑरेंगनेशियन, ये उसके बाद सैल्यूट्रिशियन 22,000 से 18,000 साल पहले। उसके बाद था मैंगडेलेनियन 18,000 से लेके 11,000 साल पहले तक। तो ये 3 मेन चरण थे पूरा पाषाण युग के। पर कुछ और भी छोटे छोटे समूह भी पाए गए थे, जैसे कि पेरीगोर्डियन, ग्रेविटियन, स्लेजिटियन, इनको ये भी छोटे छोटे अन्य समूह भी थे। उत्तरी पाषाण युग संस्कृत ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अमेरिका सहित दुनिया के हर हिस्से में पाई जाती है। सभी महाद्वीपों और विभिन्न क्षेत्रों में पाए जाने में उन्हें काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा। ये वही सब बात बता रहा है कि अगर वो अमेरिका गए होंगे तो उन्हें बर्फ़ का सामना करना पड़ा होगा, जिसकी वजह से उनकी शारीरिक बनावट या चीज़ें बदली होंगी। उन्होंने वहाँ के उस परिस्थिति के अनुसार खुद को ढाल लिया होगा। इस तरह की बात ये आ रही है कि फिर वहाँ उसके हिसाब से रहना शुरू कर दिया होगा, उसके हिसाब से भोजन शिकार करना, संग्रहण करना, ये सब चीज़ें सीख लिया होगा। चूँकि ये लेमन आउट बता रहा है कि नेक्स्ट चैप्टर हम मतलब नेक्स्ट टॉपिक हम कैसे पढ़ेंगे, कि औजारों का विकास कैसे हुआ वगैरह वगैरह। तो अभी तक हम इतना ही देखेंगे इस लेक्चर में कि उन्होंने कैसे देखा। तो लेमन अगर मैं बात करूं तो बात इसमें सिर्फ ये हो रही है कि किस तरह से जो होमो इरेक्टस से लेके होमो सेपियंस तक का विकास है, जिसमें लिएंडरथल भी थे, वो किस तरह से कहाँ कहाँ रहते थे, क्या इरा था, और कौन सा ये जो पूरा पाषाण युग के जो चरण हैं उनकी बात हम करेंगे किए थे। तो ये सिंपल बस ये था। चूँकि मैं चाहता था कि इसको स्किप करके सीधे मैं ये बनाना चाहता था औजारों का विकास, क्योंकि ये माफ़ कीजिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है। बट फिर मुझे लगा कि हो सकता है आप लोगों में से किसी को ऑब्जेक्शन होगी, सर ने ये नहीं बताया ये टॉपिक, तो इसलिए मैंने ये टॉपिक बता दिया। अगर आपको ये बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है तो बहुत डीप समझने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको पढ़ लेंगे तब भी मोटे मोटे तौर पे समझ में आ जाएगा। जो इम्पॉर्टेंट है वो है औजारों का विकास, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, और प्लीज़ आप अपना कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप कमेंट करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलता है कि हाँ मुझे और अच्छा करना है, या और पढ़ाना है या बताना है। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।